गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी, यानी कि भूगोल को या जियोग्राफी को डेवलप करने में, उसके डेवलपमेंट में जो फ्रेंच जियोग्राफर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कल हमने किया था कि विडाल डी ला ब्लाश के बारे में हमने किया था कि कौन सी उनकी बुक्स थी और क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। आज हमारे पास अगले जो जियोग्राफर हैं फ्रेंच जियोग्राफर, वो है जीन ब्रंश। तो जीन ब्रंश जो है, इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1869 से 1930 तक जो है रहा था। तो फ्रांस में जो है ब्लाश के बाद फ्रांस में जो दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन का, तो वो था जीन ब्रंश का। तो इन्हें जो है वो फ्रांस में जो है काफ़ी इन्हें सम्मान के दिया जाता है। इनका जन्म 1869 के अंदर जो है वो साउथ फ्रांस के अंदर एक टाउलोज शहर के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन हुई थी वो स्पेन में हुई थी, और इन्होंने अपने यूजी की जो डिग्री थी वो हिस्ट्री और जियोग्राफी के अंदर जो है वो 1892 के अंदर इन्होंने प्राप्त की थी। हालांकि इन्होंने जो है वो महाविद्यालय स्तर पर जो प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और लॉ की इन्होंने जो है वो शिक्षा विशेष रूप से प्राप्त की थी। इसके अलावा इनका फ्रेंच और जो है स्पेनिश भाषा के ऊपर इनकी जो है एक बहुत अच्छी खासी पकड़ थी जीन ब्रंश की। और 1892 में इन्होंने ब्लाश के एक स्टूडेंट के रूप में भी इन्होंने काफ़ी समय तक इन्होंने अध्ययन किया था। फिर जो है 1896 में इनकी पहली जो अपॉइंटमेंट हुई थी एक अध्यापक, एक टीचर के रूप में हुई थी, जो कि इनकी जो है स्विट्जरलैंड के फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। फिर 1912 तक जो है इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में काम किया था। 1912 में जो है इन्हें पेरिस के फ्रेंच यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के एक टीचर के रूप में जो है वो अपना पद उन्होंने ग्रहण किया था, और अपनी मृत्यु तक 1930 तक जो है वो इसी यूनिवर्सिटी में वो काम करते रहे थे। अब अगर हम बात करें कि उनकी राइटिंग्स जो थी वो कौन कौन सी थी, कौन कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी थी, तो 1891 में उन्होंने अरस्तु की जो बुक थी ला कॉन्स्टिट्यूशन दी एथेंस, उसका इन्होंने जो है ट्रांसलेशन किया था इन्होंने इस बुक का। उसके बाद 1898 में इन्होंने इनकी जो बुक थी मिचलेट, ये एक फ्रांसीसी अकादमी के द्वारा जो है उसे पुरस्कृत किया गया था। 1901 में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बाइबल एवं रस्किन जो है वो ग्रंथ लिखा था, बाइबल एवं रस्किन। फिर 1901 में ही इन्होंने पेरिस में जो है मानव अधिवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भवन, इस विषय के ऊपर इन्होंने एक लेक्चर जो है वो दिया था। फिर 1910 में इनकी जो बुक थी वो आई थी जियोग्राफिक ह्यूमेने ऐसे दी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, ये इनकी बुक का नाम है, फ्रेंच भाषा के अंदर है ये। तो इनकी 1910 के अंदर जो है बुक आई थी, जिसे अगर हम इंग्लिश फॉर्म में देखें तो ट्रांसलेट करें इस बुक के नाम का, तो ये बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस बुक के जो है बाद में 1912, 1915 और 1934 1934 में इस ह्यूमन ज्योग्राफी बुक के 3 वॉल्यूम जो है वो भी पब्लिश हुए थे। फिर 1911 में इनकी बुक थी ला जियोग्राफिक डी ला हिस्ट्री, जो है इन्होंने बुक लिखी थी। फिर 1920 और 1926 में इनकी बुक थी जियोग्राफी ह्यूमेने डी ला फ्रांस, ये भी इनकी बुक का नाम है, जो कि फ्रेंच भाषा के अंदर इसका नाम दिया हुआ है। फिर 1928 में ईसा बोमेन जो ज्योग्राफर हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। इनकी बुक है न्यू वर्ल्ड, तो उसका फ्रेंच भाषा के अंदर जो है फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था जीन ब्रंश ने। तो ये जो है कुछ बुक्स थी जो कि जीन ब्रंश ने जो है वो लिखी थी, इनका एक योगदान था ज्योग्राफी को। उसके बाद अगर हम देखें कि इनके और क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है ज्योग्राफी के अंदर, तो इसमें पहला जो कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास वो आता है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
क्योंकि जो जीन ब्रंश थे उनका जो एक ज्योग्राफिकल थॉट का जो उनका जो क्षेत्र था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड जो है वो रहा था, और वो हमेशा से ही ज्योग्राफी के अंदर जो है नए आयामों की तलाश करने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि वायुमंडल और भूतल जहाँ मिलते हैं, यानी कि जहाँ हमारा एटमॉस्फेयर और जहाँ पर हमारा अर्थ सरफेस मिलता है, वही भूगोल के अध्ययन का वास्तविक तल है। वहीं पर ही भूगोल का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ही जीव जंतुओं का, वनस्पति का और जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका आपस में जो है एक तरह से सामंजस्य बना रहता है। तो उन्होंने अपनी जो इन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं और उनकी जो बुक रही थी ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसके जरिए जो है इन्होंने एक तरह से ज्योग्राफी को या ह्यूमन ज्योग्राफी को जो है वो डिफाइन किया है, और उसका जो विषय क्षेत्र है या उसमें जो इंटर रिलेशन है या जो इंटरएक्टिविटीज जो होती हैं उन सभी को उन्होंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। तो हम अगर बात करें कि डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ब्रंश ने के अपने शब्दों में लिखा है कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उसके द्वारा जो जो तथ्य, जो जो फैक्ट्स या जो जो एलिमेंट्स, जो जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो होते हैं, तो उन सभी को अध्ययन करना, उन सभी की स्टडी करना जो है, इसको जीन ब्रंश ने ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो कहा है। इसके अलावा उन्होंने ज्योग्राफी को ही परिभाषित करते हुए एक अन्य परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा कि प्राकृतिक शक्तियों एवं मानव के मध्य समझौते के फलस्वरूप जो कार्य होते हैं उन्हीं को मानव भूगोल में शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारी जो नेचुरल जो पावर्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, या जो ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को, समझौते का मतलब है कि किस तरह से अपने आप को जो है एडजस्टमेंट किया है नेचर के साथ, तो उनके द्वारा जो भी फिर काम होते हैं अर्थ सरफेस पर, जो भी चीजें पाई जाती है, जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो बनते हैं, तो उन सभी को जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर शामिल जो है वो किया जाता है। तो ये हमने दो डेफिनेशन जो है बताई है। तो इसमें इन दोनों डेफिनेशन के द्वारा ब्रंश जो है वो ये कहना चाहते हैं कि इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो है ह्यूमन बींग्स का, मानव का हर एक काम जो है वो सिर्फ नेचर के साथ एडजस्टमेंट करके ही संपन्न होता है, एडजस्टमेंट करके ही पूरा होता है। तो इसलिए मैन और नेचर दोनों को ही जो है, मैन को जो है वो नेचर के साथ एक रिस्पेक्टफुल जो है बिहेवियर रखना चाहिए। और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर वो कब रख सकता है, जब वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका कम से कम उनको एक्सप्लॉइट करे, या उनका एक्सप्लॉइटेशन जितना ज्यादा हो रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उसको अगर रोक दे तो वह नेचर के साथ जो है वो अपने रिलेशन सुधार सकता है। तो ये जो है उन्होंने डेफिनेशन दी थी। सेकंड जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे ह्यूमन ज्योग्राफी के, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंदर इन्होंने जो है वो दो मुख्य प्रिंसिपल बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और चेंज और एक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता का या परिवर्तन का जो है वो सिद्धांत। तो ब्रंश का ये मानना था कि प्रत्येक तथ्य जो है वो परिवर्तनशील है, यानी कि कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं होती, बल्कि हर चीज जो है इस धरती के ऊपर, हर चीज जो है वो चेंज होती रहती है। उन्होंने माना कि नेचर जो है, हमारी जो प्रकृति है, वो भी सदैव परिवर्तनशील रहती है, और इस अर्थ के ऊपर कोई भी नेचुरल या कोई भी ह्यूमन रिलेटेड या कोई कल्चरल जो है वो एलिमेंट वो हमेशा से एक ही दशा में नहीं रह सकता, उसमें परिवर्तन जो है वो होगा, और ये परिवर्तन होना जो है वो एक प्राकृतिक नियम है।
इस परिवर्तन के लिए उन्होंने दो शक्तियों को महत्वपूर्ण माना है। एक तो है भौतिक शक्तियां यानी कि फिजिकल पावर्स, और एक है जैविक शक्तियां जो बायोटिक पावर्स जो है वो है। तो इन दोनों शक्तियों को मानते हुए ब्रंश कहते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी परिवर्तनशील हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु या तो परिवर्तित हो चुकी है या उसका विनाश हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है, प्रत्येक तथ्य जो है वो निरंतर परिवर्तनशील रहता है, और इसी दृष्टि से ही उसका अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया था अपना प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या एक्शन के अंदर। सेकंड उनका जो सिद्धांत था वो था प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी और टेरिस्ट्रियल यूनिटी, यानी कि पार्थिव एकता या सार्वभौमिकता का सिद्धांत। तो ब्रंश जो थे उन्होंने ब्लाश की तरह ही वो भी टेरेस्ट्रियल यूनिटी के अंदर बिलीव करते थे, और उन्होंने बताया कि विश्व के इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी तत्व जो हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि उनमें इंटर रिलेशन पाया जाता है। वो एक दूसरे पर अपना इन्फ्लुएंस भी डालते हैं और एक दूसरे से वो प्रभावित भी होते हैं। तो इस सिद्धांत को ब्रंश भी मानते थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शक्ति जो है वो अन्य शक्तियों से उनके द्वारा उत्पन्न दशाओं की जो अंत्य क्रियाएं हैं उनसे बंधी हुई है, यानी कि वो हर एक चीज जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इस चीज के अंदर जो है वो ब्रंश विश्वास करते थे। उसके बाद आगे जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो उन्होंने बताए थे मानव भूगोल के तथ्य। तो ब्रंश जो थे उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को दो आधारों पर उन्होंने जो है वो क्लासिफाई किया था। पहला था सभ्यता के विकास के आधार पर, यानी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई है, तो उसके आधार पर उन्होंने जो है इन तथ्यों को चार भागों के अंदर उन्होंने बांटा। पहला था जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, दूसरा था पृथ्वी के शोषण का भूगोल, तीसरा आर्थिक व सामाजिक भूगोल, और फोर्थ था इसमें राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। कि सिविलाइजेशन को जैसे जैसे वो डेवलप होती गई, तो पहले तो सिर्फ लोगों के जीवन की जो मेन जो उनकी आवश्यकताएं जो नीड्स होती थी वही थी। जैसे जैसे सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई, धीरे धीरे मनुष्य ने पृथ्वी का जो है वो अर्थ का शोषण करना शुरू कर दिया, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, सोशल एक्टिविटीज बढ़ी, तो इकोनॉमिक और सोशल जियोग्राफी को जो है वो सामने आई। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल जियोग्राफी जो है वो आई। तो इस तरह सभ्यता के एक सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के बेस पर उन्होंने जो है वो चार भागों के अंदर तथ्यों को बांटा है। उसके बाद सेकंड उन्होंने लिया सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सांस्कृतिक तथ्यों जो कल्चरल जो फैक्ट्स थे उनके बेस पर जो है उन्होंने 3 वर्गों और 6 आवश्यक तथ्यों के अंदर जो है वो इसको बांटा है। तो पहला वर्ग क्या है? पहले वर्ग के आवश्यक तथ्य किस आधार पर उन्होंने लिए हैं कि मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग, अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ सॉइल। तो अनप्रोडक्टिव यूज, हम मिट्टी का जो है इस तरह से किन किन चीजों में उपयोग कर सकते हैं कि जिससे कोई उत्पादन नहीं होता। तो इसके 2 तथ्य हैं। पहला उन्होंने बताया मकान, और दूसरा जो है उन्होंने बताया सड़कें, कि ये जो है मिट्टी का यूज करके मकान बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन इनसे कोई उत्पादन नहीं होता। तो ये अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव यूज है मिट्टी का। तो सेकंड वर्ग जो था उसके अंदर उन्होंने बताया कि वनस्पति और जंतु जगत पर मानव की विजय। इसके भी उन्होंने 2 तथ्य बताए कि कृषि और पशुपालन, यानी कि कृषि जो है एक तरह से वनस्पति जगत पर जो है वो मानव की विजय का उदाहरण है, और पशुपालन जो है ये जंतु जगत के ऊपर जो मानव की विजय का मुख्य उदाहरण है। तीसरे वर्ग में आवश्यक तथ्य उन्होंने लिए कि मिट्टी का विनाशकारी उपयोग, कि मिट्टी का जो है किस तरह से हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ सॉइल। तो इसके उन्होंने 2 तथ्य बताए थे, पौधों और पशुओं का विनाश
और खनिजों का शोषण, कि जो है वो पौधों का, पेड़ों को काटा जाता है, पौधों को उखाड़ दिया जाता है, तो इससे भी मिट्टी का जो है वो विनाश होता है, डिस्ट्रॉय होता है। और जब खनिजों का शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है, तो उस टाइम भी जो है वो मिट्टी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसका शोषण होता है। उसके बाद उन्होंने जो है वो पॉसिबिलिज्म के जो कंसेप्ट था उसके अंदर भी ब्रंश जो थे वो बिलीव करते थे। तो ब्लाश की तरह ही वो भी पॉसिबिलिज्म के समर्थक थे, और उनका ये मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एक जो है बौद्धिक प्राणी है, एक इंटेलेक्चुअल जो है वो प्राणी है, वो जीव है, उसमें अपनी जो है सोचने समझने की शक्ति होती है, और इसी शक्ति के साथ वो एक एक्टिव जो है वो एक्टिव भी है, काफी क्रियाशील भी है। तो ब्रंश ये मानते थे कि मानव जो है वो अपने आसपास के वातावरण में चेंज लाने की एक तरह से वो क्षमता रखता है, और जब तक मानव में जीवन पाया जाता है तब तक जो है वो जो एनवायरनमेंट की जो भी पावर्स होती हैं उनके साथ में एडजस्टमेंट करके जो है वो काम करता रहता है। ब्रंश का मानना था कि मानव पूर्णतया अकर्मण्य तभी होता है, यानी कि इनएक्टिव तभी होता है जब प्रकृति उसे निष्प्राण कर देती है, तय जीवन और क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यानी कि ब्रंश कहना चाहते थे कि अगर जो है मनुष्य जीवित है तो इसका मतलब वो नेचर के साथ जो है वो उसमें चेंज कर सकता है, उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, तो उनके आपस में इंटरेक्शन चलता रहता है। लेकिन वो इनएक्टिव कब होगा, वो जो है वो अक्रियाशील कब होगा, जब वो उसकी डेथ हो जाएगी, जब वो निष्प्राण, प्रकृति उसे निष्प्राण कर देगी। तो जब तक वो जीवित है वो नेचर के अंदर एनवायरनमेंट में चेंज कर सकता है। तो ये जो है पॉसिबिलिज्म के कंसेप्ट में पूरी तरह से बिलीव करते थे। उसके बाद अगले जो हमारे पास जियोग्राफर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है एल्बर्ट डिमांजिया। ये जो है फ्रेंच जियोग्राफर हैं ये भी। तो फ्रांस के अंदर जो है एक तरह से भूगोल को, ज्योग्राफी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिन जियोग्राफर्स ने अपना जीवन अर्पित कर दिया उनमें तीसरे स्थान के ऊपर थे एल्बर्ट डिमांजिया। इनका जन्म जो हुआ था वो 1872 के अंदर हुआ था, फ्रांस के वॉस्जेस जो है शहर में हुआ था। और इसके बाद उन्होंने जो है अपनी जो यंगर एज थी उसके अंदर उन्होंने ब्लाश के स्टूडेंट के रूप में उन्होंने हिस्ट्री और जियोग्राफी के अंदर उन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने जो डी मार्तोनी जो थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उनके साथ मिलकर भी काफी काम किए। 1895 में ये पिकार्डी में आकर जो है वो उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया, टीचिंग का काम शुरू किया। 1905 में इन्होंने नॉर्थ फ्रांस की लिले यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो टीचिंग का काम किया था। और 1911 में पेरिस के सॉर्बेन यूनिवर्सिटी जो है इनमें इन्हें बुलाया गया था और इन्हें एज अ प्रोफेसर, जियोग्राफी प्रोफेसर इन्हें अपॉइंट किया गया था। इन्होंने भी जो है वो कई बुक्स लिखी हैं जो इनकी ज्योग्राफी के अंदर इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। तो 1905 में इन्होंने रीजनल जियोग्राफी ऑफ पिकार्डी ये लिखी। 1905 से 1940 के बीच में इन्होंने कई रिसर्च पेपर जो थे वो पब्लिश करवाए थे। और 1920 से 1936 के बीच में इन्होंने रूरल सेटलमेंट्स ऑफ फ्रांस और जो सेटलमेंट जियोग्राफी थी उसके ऊपर जो है इन्होंने कई जो है एक तरह से वो पेपर्स जो है लिखे थे, रिसर्च पेपर्स का उन्होंने पब्लिश करवाया था, कई बुक्स इन्होंने लिखी थी। और 1920 से 1940 तक ये इन्होंने एटलस के एक संपादक के रूप में भी जो है वो काम किया है। 1923 में इन्होंने कॉलोनियल जियोग्राफी जो है इनकी पब्लिश हुई थी, जिसे बाद में जो है इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ था। 1933 में इन्होंने पेरिस नगर का जो है वो स्टडी की थी। 1942 में इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी और 1947 से 48 में इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ फ्रांस, ये दो बुक उनकी पब्लिश हुई थी। ये बुक उनकी दोनों आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के बाद जो है वो उनके शिष्य जो थे उन्होंने
इन्होंने ये बुक पब्लिश करवाई थी। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने जो है ये बुक इनकी पब्लिश करवाई थी। तो डिमांजिया जो थे इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में या रीजनल ज्योग्राफी के हम कहें या सेटलमेंट ज्योग्राफी थी या ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, यानी कि इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के हर एक जो है ब्रांच के अंदर, हर एक शाखा के अंदर जो है इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उनकी जो है वो दो मुख्य इच्छाएं जो थी कि पहली तो ये थी कि वो कोई एक ऐसा भौगोलिक ग्रंथ लिखे, कोई ऐसा ज्योग्राफी में कोई ऐसी बुक लिखे जो कि जीन ब्रंश से भी ज्यादा जो है वो दार्शनिक हो। और दूसरी इच्छा ये थी कि वो भूगोल के ऊपर जो है वो लिखना चाहते थे, ज्योग्राफी के ऊपर जो है वो फ्रांस का जो है आर्थिक भूगोल पर वो एक विस्तृत ग्रंथ जो था वो लिखना चाहते थे। तो ये दोनों ही इच्छाएं जो थी उनकी, वो उनकी मृत्यु के बाद ही पूरी हुई थी। जैसे कि हमने ये दोनों बुक्स के बारे में देखा, तो इनका जो है वो काफी कंट्रीब्यूशन रहा था। उनके योगदान के कारण ही फ्रांस में डिमांजिया का जो नाम था वो बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता था। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है ज्योग्राफर, फ्रेंच ज्योग्राफर, वो है इमैनुअल डी मार्तोनी, जो कि 1873 से 1955 तक इनका टाइम पीरियड था। तो मार्तोनी जो थे ये ब्लाश के दामाद थे और ब्लाश के साथ रहकर इन्होंने ज्योग्राफी को जो है वो विकसित करने में, उसका विस्तार करने में काफी उन्होंने योगदान दिया था। इन्होंने कई बुक्स लिखी थी, जैसे 1909 में इनकी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की इन्होंने एक पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। 1942 में इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस लिखी थी और 1943 में इन्होंने एटलस ऑफ फ्रांस की एटलस को जो है पब्लिश किया था। इसके साथ ही इन्होंने कारपेथियन माउंटेन्स का भी अध्ययन किया था। ये यूरोप के अंदर जो है एक माउंटेन रेंज है, कारपेथियन माउंटेन, और इन्होंने आल्पस ग्लेशियर्स जो हैं उनकी भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो मार्तोनी जो था उनका जो है उन्होंने एक तरह से जो प्राकृतिक भूगोल है उसमें उन्होंने केंद्रीय भूगोल का वर्णन किया था। और नेक्स्ट हमारे पास जो ज्योग्राफर हैं वो है एलिस रेकलेस। इनका टाइम पीरियड था 1830 से 1905। तो रेकलेस जो थे वो एक अलग प्रकार के भूगोलवेता थे, ज्योग्राफर थे। उनके काम करने का जो तरीका था और जो उनके सोचने का तरीका था वो दूसरे ज्योग्राफर से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो जो थे वो एक क्रांतिकारी विचारों के थे। एलिस रेकलेस जो थे क्रांतिकारी विचारों के थे ये, और इनका जो है वो धर्म विज्ञान के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो लिखा है। तो एक तरह से जो है इन्होंने ज्योग्राफी के अंदर जो इन्होंने मेन जो काम किए थे, तो 1866 से 67 के बीच में जो है इन्होंने नेचुरल ज्योग्राफी, प्राकृतिक भूगोल के अंदर इनकी मुख्य रचनाएं थी ला टेरी के नाम से, इसको इन्होंने पब्लिश किया था। 1875 से 94 के बीच में इन्होंने बुक इनकी पब्लिश हुई थी रीजनल ज्योग्राफी। तो रीजनल ज्योग्राफी जो थी ये 19 वॉल्यूम्स के अंदर जो है वो पब्लिश इन्होंने करवाई थी। फिर 1905 से 08 तक, यानी 1905 से 1908 के बीच में इनकी बुक जो थी ये सोशल ज्योग्राफी जो बुक थी इनकी, ये इनकी पब्लिश हुई थी। सोशल ज्योग्राफी यहाँ पर ये है 1905। तो ये जो बुक थी इनकी सोशल ज्योग्राफी, इसको इनकी मृत्यु के बाद में जो है वो पब्लिश किया गया था। तो इस तरह से हमने जो है वो कुछ फ्रेंच जियोग्राफर्स के बारे में पढ़ा है कि चाहे वो विडाल डी ला ब्लाश हो या जीन ब्रंश हो या एल्बर्ट डिमांजिया हो या इमैनुअल डी मार्तोनी हो, एलिस रेकलेस हो या सिगफ्रीड हो, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंच ज्योग्राफर्स हुए हैं जिन्होंने फ्रांस में जो है वो ज्योग्राफी को विकसित करने में, भूगोल के विकास में जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिखी हैं। तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद में जो है वो आप कुछ एक क्वेश्चंस का जो है वो आप आंसर इसके अंदर देखेंगे कि जैसे फ्रांस के अंदर जो है वो फादर ऑफ फ्रेंच जियोग्राफी जो है वो किसे कहा जाता है।
सेकंड क्वेश्चन आपका है कि विडाल डीला ब्लाश को कौन सी विचारधारा का जनक कहा जाता है, कौन सी ऐसा उन्होंने कंसेप्ट था जिसका उन्हें जनक कहा जाता है। और एक आपका क्वेश्चन है कि जो एक बुक है ला टेरी, तो ला टेरी बुक जो है, जो एक प्रसिद्ध रचना है, वो कौन से जियोग्राफर की रचना है। और आपका फोर्थ क्वेश्चन इस पर है कि क्रांतिकारी विचारों वाले भूगोलवेता के रूप में जो है वो किस जियोग्राफर को जाना जाता है। और एक हमने इसमें एक बुक की बात की थी जो कि एक फेमस बुक है ज्योग्राफी की दुनिया में, जो है कि ह्यूमन जियोग्राफी या मानव भूगोल। तो ह्यूमन जियोग्राफी जो बुक है ये कौन से जियोग्राफर्स की जो है रचना है। और लास्ट जो क्वेश्चन हमारा इसमें है कि ब्रंश ने जो है वो मानव भूगोल का जो क्षेत्र था उसको 3 वर्गों के साथ कितने आवश्यक तथ्यों के अंदर बांटा था। हमने जो पढ़ा था कि 3 वर्गों और आवश्यक तत्वों में बांटा था, तो कितने 3 वर्गों के साथ कितने आवश्यक तथ्यों के अंदर जो है उन्होंने बांटा था। तो आप जो है इस वीडियो को देखिए, पूरा सुनिए, अच्छे से समझिए और फिर आप इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।